Welcome to Karman Co-Education, Strive to Excellence. हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं फिलॉसफी दर्शन शास्त्र इस लेक्चर में। यहाँ हम आज बात करने वाले हैं योग दर्शन के बारे में। ठीक है, ये जो लेक्चर होने वाला है ये हिंदी में है प्योर, और यूपीएससी आईएएस एस्पिरेंट के लिए लेक्चर बनाया गया है। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपके साथ में अपने टीचिंग एक्सपीरियंस को डिस्कस कर लेता हूँ। एक बार टीचिंग एक्सपीरियंस मेरा देख लीजिए। देखिए, ये मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैंने वेदांता आईएएस अकेडमी रोहिणी दिल्ली में पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, और फिलोसफी में स्टडी आई पे ऑलरेडी कोर्स चलता है, अन अकेडमी पर भी मैं पढ़ाया है। तो ये मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है, इसको आप एक बार अच्छी तरह देख लीजिएगा। और अगर मैं बात करूँ आज का टॉपिक हमारा है वो कौन सा है, योग दर्शन का। योग में हम चित्त पढ़ेंगे, चित्तवृत्ति पढ़ेंगे, फिर क्लेश को देखेंगे, समाधि और फिर कैवल्य। ये सारे के सारे टॉपिक हम एक एक करके योग दर्शन में डिस्कस करेंगे। अगर मैं बात करूँ 2019 के पेपर की, ये पेपर 2019 का है और इसमें सेक्शन बी जो है, खंड बी बनाया गया है। इसमें देखिए 5वें जो क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है योग दर्शन से, बी पार्ट देख रहे हैं इसका। यहाँ पे क्या है, योगाचार। योगाचार बौद्ध बाह्य जगत के अस्तित्व का खंडन किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, हालांकि बुद्धिस्ट धर्म से भी रिलेट होकर के आता है, लेकिन उसमें भी चल जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसका परफेक्टली क्वेश्चन देखें तो परफेक्टली क्वेश्चन हमें देखने के लिए कहाँ मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर हमें उसको मिला कर लिखना पड़ेगा। ठीक, लेकिन अगर हम इसको नीचे थोड़ा सा लेके जाता हूँ मैं आपके लिए, तो 7वें का बी आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर देखिए, योग दर्शन किस प्रकार एक वैज्ञानिक एवं ईश्वर ज्ञान संपन्न भक्त और एक आत्मज्ञान संपन्न योगी के चित्त स्तरों को समझेगा। अपने उत्तर के लिए तर्क दीजिए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन बड़ा ये अच्छा है और 15 नंबर का क्वेश्चन है, कोई कम नहीं है 15 नंबर। तो अच्छी तरह समझेंगे कि योग दर्शन क्या है। जब मैं आपको योग दर्शन समझा दूंगा तो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक और पेपर देख लेते हैं, 2018 का पेपर है। देखिए यूपीएससी 2018 का सेक्शन बी में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर अगर योग दर्शन की बात करें तो योग दर्शन यहाँ कहाँ है देख लेते हैं फटाक से। देखिए यूपीएससी सीएस जो मेंस का 2018 का पेपर है वो है सेक्शन बी में हम जा रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो देखिए ये क्वेश्चन है, ये रहा 6 का पहला। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, न्यायिक ईश्वर के अस्तित्व को कैसे सिद्ध करते हैं। क्या योग दार्शनिक ईश्वर को उसी प्रकार सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पर आपको योग के बारे में लिखना पड़ेगा। यदि हाँ तो कैसे, और यदि नहीं तो क्यों। अपने उत्तर के पक्ष में आपको फिर तर्क भी यहाँ देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं योग दर्शन से। चलिए आइए चलते कोर्स की तरफ। योग दर्शन, योग दर्शन में हम पढ़ेंगे चित्त पढ़ेंगे, चित्तवृत्ति पढ़ेंगे, क्लेश पढ़ेंगे, समाधि पढ़ेंगे और कैवल्य पढ़ेंगे। योग दर्शन की बात करें तो इसके जो संस्थापक हैं वो है पतंजलि। अब ये पतंजलि वो बाबा रामदेव वाला वो पतंजलि नहीं है, ये पहले का है। ठीक है, तो अगर देखिए देखा जाए तो सांख्य और योग दर्शन को भारतीय दर्शन में समान तंत्र माना गया। जैसे कि हमने देखा था कि न्याय और वैशेषिक समान तंत्र थे। ठीक है, वैसे ही सांख्य को और योग को समान तंत्र माना गया, ये बिल्कुल समान चलते हैं। ठीक है, सांख्य और योग को हम जोड़ेंगे तो समान चीज़ें निकल करके सामने आएंगी। सांख्य और योग को समान तंत्र क्यों माना गया ये भी समझ लेते हैं। ये शब्द जो है ना, जो लिखा है द्वैतवाद, द्वैतवाद की बात करते हैं दोनों ही, क्योंकि सांख्य भी द्वैतवाद को मानते हैं, ये भी द्वैतवाद को मानते हैं। और ऐसे शब्द बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगला है चरम लक्ष्य, इसमें मोक्ष माना गया, और इसमें भी चरम लक्ष्य क्या माना गया, मोक्ष माना गया है। तीसरे में क्या कहते हैं, कैवल्य की प्राप्ति के लिए विवेक ज्ञान की आवश्यकता है, और यहाँ पे भी क्या कहते हैं, कैवल्य की प्राप्ति के लिए विवेक ज्ञान की आवश्यकता है। चौथा, इसमें सत्कार्यवाद में विश्वास किया गया है, और इसमें भी सत्कार्यवाद में ही विश्वास किया गया है। पांचवा मानते हैं कि 3 प्रकार के प्रमाण होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, और ये भी 3 प्रकार के प्रमाणों को मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। छठे में कहा गया है विकासवादी है, और ये भी विकासवादी है। सातवां ये आस्तिक है, ये भी आस्तिक है। तो इस प्रकार से सांख्य और योग दर्शन दोनों को एक समान माना गया है, ध्यान रखना। महत्व क्या है दोनों का, देखिए आध्यात्मिक उत्थान और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए योग बहुत आवश्यक है। जब आपको अपने अध्यात्म का ज्ञान करना पड़ेगा, ठीक है, अध्यात्म को बढ़ावा देना, अध्यात्म को डेवलप करना होगा, और शरीर को अपने स्वस्थ रखना है, तो योग एक बहुत लाभकारी और उपयोगी साबित होता है। कुछ विषमताएं, कुछ भिन्नताएं भी हैं दोनों में। क्या है विषमता और भिन्नताएं। सांख्य दर्शन में प्रधान रूप से एक सैद्धांतिक दर्शन है, जबकि योग दर्शन जो है वो प्रधान रूप से एक व्यवहारिक दर्शन है। यानी कि अगर योग दर्शन में आपको जाना है तो आपको व्यवहारिक क्रियाएं अपनानी होंगी, जबकि सांख्य दर्शन में आपको सिद्धांतों को अपनाना होगा। तो ये इसमें विषमताएं हैं। सांख्य दर्शन जो है वो आस्तिक दर्शन तो है, लेकिन साथ ही साथ में अनीश्वरवादी भी, इसको कभी कभी निरीश्वरवादी भी कहते हैं, अनीश्वरवादी भी है। तो आस्तिक का मतलब क्या होता है, जो वेदों की सत्ता को माने, और अनीश्वरवादी कौन होगा, जो ईश्वर की सत्ता को ना माने। वहीं दूसरी ओर बात करें योग दर्शन की, तो योग दर्शन आस्तिक तो है, यानी कि वेदों की सत्ता को तो मानता है,
परंतु ईश्वरवादी ये ईश्वर की सत्ता को भी मानता है। ठीक, तो इसमें थोड़ी भिन्नता यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब टॉपिक हमारा शुरू होता है आज का चित्त, कि चित्त क्या है। जब हम चित्त की बात करते हैं तो चित्त का मतलब होता है अंतःकरण करना, यानी कि अपने अंदर की बात, आपके मन के अंदर, यानी कि बुद्धि, अहंकार और मन, इसको हम कहते हैं चित्त। ठीक है, अंतःकरण जब आप करते हैं तो आपकी बुद्धि होती है, उसमें आपका जो अंदर अहंकार होता है वो भी आता है और आपका मनन करना भी उसमें आता है, यही आपका चित्त कहलाता है। चेतन पुरुष को मिलता है, चित्त को नहीं। चेतन जो है, ये चेतन जो है, चेतन का मतलब क्या है, क्रियाशीलता है। चेतन जो है वो पुरुष को मिलता है, लेकिन चित्त को नहीं मिलता। ठीक, अब योग की परिभाषा कर दे तो पतंजलि ने अपने योग सूत्र में योग की परिभाषा दी है, जिसमें चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। जहां अपने चित्त को आप कंट्रोल कर लेंगे, रोक लेंगे, उनको निरोध कर लेंगे, आगे बढ़ने से रोक देंगे, उसको हम क्या कहेंगे, योग कहेंगे। ठीक है, उनको रोकना ही। चित्त की वृत्तियां क्या हो सकती हैं, यानी कि आपके अंदर जो अहंकार आ जाए, आप द्वेष में पड़ जाओ, आपको कहीं मोह माया से आप ग्रसित हो जाओ, तो उसको कहेंगे आप चित्त की वृत्तियां। यानी कि कुछ चित्त में आपके कुरीति आ जाती है। अब कुरीति आपकी बुद्धि में भी आ सकती हैं, कुरीति आप में के द्वारा आप में अहंकार भी ज़्यादा हो सकता है, अहंकार कम होना चाहिए, और आपके मन में भी कुरीतियाँ आ जाती हैं, छल कपट, इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार जब आप इन सब रोगों को रोकते हो, यानी कि इस वृत्तियों को रोकते हो, तो इसे बोलते हैं योग। चित्त की अगर बात करें तो योग दर्शन में चित्त का अर्थ होता है अंतःकरण करना। अंतःकरण क्या, अपने अंदर की आत्मा को जागृत करना, अपने अंदर के अहंकार को मानना। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो कि बुद्धि, अहंकार और मन जो है, यहाँ पे ये मन है, इसमें बिंदु लगेगी बस। ठीक है, मन, इन तीनों को ही एक संयुक्त रूप से अंतःकरण करना अथवा चित्त कहा गया है। यहाँ पे शब्द वही मैंने बताया, संयुक्त है। मैंने पहले भी संयुक्त शब्द बता चुका हूँ। इसका मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ आपस में जुड़ी हुई है। मान लीजिए 3 चीज़ें हैं, ये 3 हो गया, ये चीज़ें मैं 3 बना दिया। ये जब तक एक साथ है तो संयुक्त है, लेकिन ये अलग हो सकती है। अगर ये संग होता तो ये कभी अलग ना होता। ठीक है, तो ये अलग हो सकता है। तो यहाँ पर क्या खासियत बात है, इन तीनों को संयुक्त होना, क्योंकि कभी कभी ये संयुक्त हो जाती है। बुद्धि आपके वश में आ जाती है कि आपकी बुद्धि आप बढ़ा रहे हो, आपका अहंकार आपके वश में आ जाता है, आपका मन आपके कंट्रोल में आ जाता है। तब ये आ जाता है, तब आपको क्या होता है, आपको अंतरकरण हो जाता है, आप चित्त हो जाता है, आपका चित्त कहलाओगे आप। ठीक है, आपको चित्त कहा जाएगा। लेकिन जब आपके वश में आपकी बुद्धि होगी कि बुद्धि का आप ज्ञान का विकास ही नहीं कर रहे, आपका अहंकार बिना वजह बढ़ता जा रहा है, आपका अहंकार चलता जा रहा है, और मन से आप दुखी हो रहे हो, सुखी हो रहे हो, मन पे आपका कंट्रोल ही नहीं है, तो आप क्या हो, आपके अंदर जो अंतःकरण की क्रिया है वो छिन्न भिन्न हो जाएगी और चित्त नहीं कह सकते उसे। योग दर्शन ने चित्त की उत्पत्ति के संबंध में अपने मत भी प्रकट किए हैं कि चित्त की उत्पत्ति होती कैसे है, ये भी उन्होंने बताया है कि चित्त की उत्पत्ति होने के कारण क्या है। यहाँ दार्शनिकों का मानना है कि चित्त की उत्पत्ति जो है वो प्रकृति से हुई है, क्योंकि जिस चीज़ के लिए भी हम लालसा करते हैं, जिस चीज़ के प्रति भी हम आकर्षित होते हैं, वो सब प्रकृति में है। प्रकृति की जब उत्पत्ति होती है तभी आपके अंदर चित्त की उत्पत्ति होती है, क्योंकि प्रकृति जो है वो अचेतन है, इसलिए चित्त भी अचेतन होगा। प्रकृति में कोई चेतन क्रिया नहीं है, इसलिए चित्त में भी कोई चेतन क्रिया नहीं होगी। समझ गए? अब यहां हम मान सकते हैं कि प्रकृति जो है वो त्रिगुणात्मक है। प्रकृति में 3 गुण माने गए हैं। जहां यह भी मानते हैं कि जो चित्त है, चित्त उससे उत्पन्न हुआ है। प्रकृति से उत्पन्न क्या हुआ है? चित्त उत्पन्न हुआ है। तो जो चित्त हुआ वो भी त्रिगुणात्मक हुआ ना, तो चित्त में भी क्या स्वीकार करना पड़ेगा? हमें तीनों गुणों को स्वीकार करना पड़ेगा। जब हम चित्त, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, प्रकृति को त्रिगुणात्मक मानते हैं, तो चित्त के अंदर 3 गुण कौन से हमें मानने पड़ेंगे? एक होगा सत, एक होगा रज, एक होगा तम। चित्त में सत्व गुण की प्रधानता होती है, ये याद रखना। चित्त में जो है सत्व गुण की प्रधानता होती है, ठीक है। लेकिन तीनों गुण ये विद्यमान होते हैं चित्त में, लेकिन प्रधानता किसकी होती है? सत्व गुण की। ना रज गुण की होगी ना तम गुण की होगी। चूंकि सांख्य दर्शन में पुरुष को अनेक माना गया है, इसलिए योग दर्शन में स्वीकार किया गया है कि जितने पुरुष होते हैं उतने ही चित्त होते हैं, क्योंकि हर पुरुष का अपना एक अलग चित्त है। मान लीजिए आपके अंदर बुद्धि अधिक है, मान लीजिए आपको हम ए नाम देते हैं, यहाँ पर आपके अंदर बुद्धि अलग है,
बी के अंदर बुद्धि अलग हो सकती है, यानी कि किसी की विकास ज़्यादा होगा तो किसी का विकास कम होगा, क्योंकि आप जानते हैं संसार में जितने पुरुष होते हैं उतने ही चित्त होंगे। कैसे होंगे? क्योंकि सबकी बुद्धि, सबका मन, सबका क्रिया अलग अलग होगी, ठीक है, सबका अहंकार अलग अलग होगा। कुछ लोग अहंकार को त्याग देंगे, कुछ लोगों में अहंकार ज़्यादा होगा, ठीक, क्योंकि अनेक प्रकार के पुरुष है तो अनेक प्रकार के चित्त होंगे, ये स्वीकार करना पड़ेगा दर्शन के अनुसार, ठीक है, और ये स्वीकार किया गया है। चित्त भूमि क्या है? चित्त भूमि चित्त की अवस्थाएं हैं। चित्त भूमि को क्या कहते हैं? चित्त की अवस्थाएं। अब चित्त की जो अवस्थाएं उनको हम देख लेते हैं। देखिए, पहला है क्षिप्त अवस्था। जो क्षिप्त अवस्था होती है इसमें रजोगुण जो है वो प्रधान होता है, इसमें रजोगुण जो है उसकी प्रधानता अधिक पाई जाती है, यानी कि इस अवस्था में ध्यान अधिक देर तक किसी वस्तु पर केंद्रित नहीं रह पाता। मान लीजिए आपने किसी चीज़ पे केंद्रित किया, आपने अपने मोबाइल पर ध्यान केंद्रित किया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आप अपने मोबाइल पर अधिक देर तक ध्यान केंद्रित नहीं कर पाओगे, ठीक, यानी कि आपका ध्यान किसी न किसी प्रकार से भटक जाएगा। या फिर आप अपने अंतर मन पे ध्यान लगा रहे हो, इस अवस्था में क्या होगा कि अगर आप अपने अंतर मन पे ध्यान लगा रहे हो तो बहुत देर तक नहीं लगेगा, वो भटक जाएगा, वो अलग हो जाएगा, किसी और वस्तु पे चला जाएगा। आप एक वस्तु पे, कहते हैं ना कि कुछ बच्चे क्या बोलते हैं कि मैं बहुत देर तक ध्यान नहीं लगा सकता, ऐसे बच्चे जो बहुत देर तक, या ऐसे पुरुष जो बहुत देर तक ध्यान नहीं लगा सकते, उनमें रजोगुण की प्रधानता पाई जाती है। अगला आता है मूड। इस अवस्था में तमोगुण प्रधान होता है, यहाँ पे तम गुण की ज़्यादा प्रधानता पाई जाती है। इसमें क्या होगा? आलस्य आएगा, ज़्यादा निंद्रा आएगी, आपको निष्क्रियता हावी होगी। जैसे कि मान लीजिए आपको बोला कि आपको पढ़ना है, ठीक है भैया, आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आप सोचोगे यार कल पढ़ लूँगा, हर उसको कल पर टाल दो, कल पढ़ लूँगा, तो ये क्या? आलस्य है। आप सोते रहोगे, निंद्रा आती रहेगी आपको कि आपने मान लीजिए 6 घंटे सोया, कहते हैं ना कि अच्छी सेहत के लिए 6 से 8 घंटे की नींद आवश्यक है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? 6 से 8 घंटे ज़्यादा 12 घंटे 14 घंटे ऐसे सो रहे हो, ज़्यादा सो रहे हो, ठीक, दिन में भी आप समय निकाल कर सोने की कोशिश करो, रात में भी सो रहे हो, तो इससे क्या होगा? आपके अंदर आलस्य भी आई, आपको निंद्रा भी ज़्यादा आएगी। जितना आपका आलस्य बढ़ेगा उतनी आपको नींद आएगी और आप सक्रिय नहीं रहोगे, तो इससे क्या होगा? निष्क्रियता आपके ऊपर हावी होती चली जाएगी और आप अपने कर्म से भटक जाओगे। इससे आपके अंदर मूढ़ता आ जाएगी, आप मूढ़ इंसान बन जाओगे, जो तमोगुण की प्रधानता होती है, ठीक है। तो आप निष्क्रियता को हावी अपने ऊपर होने देते हो, क्योंकि तभी तो आपके अंदर, जब आप निष्क्रिय रहोगे तो आप आलस में पड़े रहोगे, आपको नींद से आती रहेगी हमेशा, आप ऐसा होगा कि बिल्कुल मूर्छित हो जाओगे आप, ठीक है। थर्ड है विक्षिप्त। देखिए, इसमें कुछ अंश तो रजोगुण के होते हैं और कुछ अंश इसमें तमोगुण के होते हैं, यानी कि इसमें कह सकते हैं कि ध्यान अधिक देर तक एक जगह नहीं टिक सकता, कि आप ध्यान लगा रहे हो, लेकिन लगा भी लिया आपने ध्यान, लेकिन वो भटकेगा ही भटकेगा, वो भटक जाएगा, थोड़ी देर के बाद भटक जाएगा, फिर वापस आपका ध्यान उसी तरफ आ सकता है, ठीक। तो यानी कि आप कोई काम कर रहे हो, ज़्यादा देर तक नहीं कर पाओगे, उसको वापस में बदलाव उसमें होता ही रहेगा। इसके बाद आता है एकाग्रता। इस अवस्था में क्या होता है? सत्व गुण की प्रधानता होती है, यहाँ ज्ञान का प्रकाश रहता है, यहाँ क्या होगा? हमेशा ज्ञान का प्रकाश रहेगा, क्योंकि सत्व गुण की प्रधानता है एकाग्रता में। आप एकाग्र हो गए हो, किसी चीज़ पे आपने अपने आप को केंद्रित कर दिया है, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे रजोगुण का और तमोगुण का दोनों का प्रभाव जो है समाप्त हो जाएगा, यानी कि दोनों का अस्तित्व खंडित हो जाएगा। यहाँ पे ना तो रजोगुण आपके अंदर भीतर होगा, ना ही तमोगुण होगा, जिससे आपके अंदर से आलस्य खत्म हो जाएगा, आपके अंदर से निंद्रा खत्म हो जाएगी, आप निष्क्रिय से सक्रिय व्यक्ति बन जाओगे और आपके अंदर से ज्ञान का प्रकाश निकल के बाहर आ जाएगा। और योग के लिए सबसे अनुकूल व्यवस्था या स्थिति इसी को माना गया है, एकाग्रता को, क्योंकि आप जब योग करते हो तो आप अपने शरीर को, अंतर मन को, अंतरकरण को एकाग्र कर लेते हो, उसके बाद ही योग आपका संपूर्ण हो पाता है, आप योग का अभ्यास कर सकते हो। क्योंकि योग का अभ्यास जो है वो एक व्यवहारिक अभ्यास है, योग एक व्यवहारिक क्रिया है जिसको आपको अपने व्यवहार के द्वारा ही करना पड़ता है और व्यवहार पे आपको कंट्रोल करना पड़ता है। इसके बाद है निरुद्ध। इसमें चित्त की सभी वृत्तियों का निरोध किया जाता है, अर्थात तिरोवा भाव होता है, ठीक है, तिरोवा भाव होता है। इसमें क्या होगा? चित्त शांत जल के समान स्थिर हो जाता है। जो भी 3 व्यवस्था हमने बताई थी चित्त की, यानी कि मन,
अहंकार, बुद्धि, वो एक समान व्यवस्था में आ जाती है, एक पैरेलल लाइन में आ जाती है, शांत जल के समान स्थिर हो जाएगी वो। फिर आप अपनी यानी कि आपने अपने चित्त को रोक दिया, निरोध कर दिया उसका, विरुद्ध कर दिया उसका, और आप क्या हो गए, एक तरह से अंतःकरण को आपने पा लिया और आप निपुण रूप से अपनी योग की प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकते हो और ध्यान को अच्छी तरह से केंद्रित कर सकते हो। तो ये था हमारा एक योग दर्शन का टॉपिक। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।